हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज वर्क एनर्जी पावर का हमने देखिए वर्क कर लिया है। ठीक है, वर्क डन हमने कर लिया है। अगर मोशन है आपका, ठीक है, फोर्स लग रहा है आपका, तो वर्क डन के सारे क्वेश्चंस हमारे अब तक हो चुके हैं। उसी सीरीज में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम एक सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें स्प्रिंग कनेक्टेड रहेगी, फिर कॉन्स्ट्रेंट मोशन रहेगा, या फिर इंक्लाइंड प्लेन पे जो है कि ब्लॉक नीचे की तरफ रोटेट करेगा या स्लाइड करेगा। तो उसी सीरीज का जो हमारा क्वेश्चन है सामने है आपके, देखिएगा, एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा और भाई कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन कौन हमारा वीडियो देख रहा है, ताकि हमें समझ में आ जाए भाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कहा गया है, द ब्लॉक शोन इन फिगर इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 1 मीटर। देखिए जो ब्लॉक है आपका, ठीक है, ब्लॉक है वो रेस्ट से रिलीज किया गया, मतलब पहले स्टार्टिंग में कहां पे था, एट रेस्ट था। अब हमें स्पीड फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 1 मीटर। स्प्रिंग जो कंप्रेस, देखो ये उसका जो है वो मीन पोजीशन यहां पे है, तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, मतलब कहां आएगी, मीन पोजीशन लेफ्ट में 1 मीटर आएगी डिस्टेंस पे। तो भाई उस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, ठीक है, और वो कैलकुलेट करेंगे पहला चीज। और हमें निकालना है कि उस समय स्पीड क्या होगी, स्प्रिंग की उसमें स्पीड क्या होगी। तो मैं यहां देखिए आपको एफबीडी ड्रॉ करके बता देता हूं, दिखा देता हूं। देखिए ये है आपका स्प्रिंग, ठीक है, ये आपका मान लेते हैं मीन पोजीशन है, ठीक है, ओके। ये जो स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है ये 1 मीटर कंप्रेस हो रही है, और यहां से जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो डिस्टेंस यहां पे ये मीन था, और मीन से जो डिस्टेंस अभी है वो आपको दिया गया है मीन से आपका पॉइंट ए का, दैट इज 2 मीटर। जब स्प्रिंग, यानी सपोज करिए ये हमारा पोजीशन ए है, नाउ दिस इज पोजीशन बी। जब स्प्रिंग जो है पोजीशन बी में आएगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, तो पहला काम ये करना होता है भाई कि कौन सा फोर्स यहां पे लग रहा है। देखिए भाई ये सिस्टम में आपका खाली एक कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, दैट इज नथिंग बट द स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। एक कंजर्वेटिव फोर्स आपका लग रहा है, दैट इज स्प्रिंग फोर्स, है ना। तो अब वर्क एनर्जी थ्योरम जो कहती है वो ये कहती है कि के फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए इनिशियल मतलब पॉइंट ए पे जो होगा वो हमारा इनिशियल पोजीशन है, और जो पॉइंट बी है वो आपका फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो भाई फाइनल पे जो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना है और पोटेंशियल एनर्जी, मान लो जब पॉइंट बी पे पहुंचता है तो उसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि भाई वेलोसिटी उसकी वी है, तो जो के काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा आपका, देखिए दैट इज काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी, तो स्प्रिंग की जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होता है आपका हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर इक्वल्स टू, अब इनिशियल की बातें कर लेते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल यानी इनिशियली कहां पे था भाई, ऑब्जेक्ट ए पे था। जब ऑब्जेक्ट ए पे था तो वो एट रेस्ट था, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो हो गई वो हो गई 0, ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हो जाएगी, ठीक है, सपोज करिए हम इसको कह देते हैं यार, ये फाइनल की बात है, तो ये हो गया मान लो x1, ये जो डिस्प्लेसमेंट था वो मान लो x2 है, तो यहां पे फॉर्मूले में अल्टर कर दिया, हो गया x1। देखो इनिशियल के इनिशियल मैंने आपको कह दिया भाई कि वो क्योंकि वो एट रेस्ट थी तो 0 था, और जो आपका पोटेंशियल एनर्जी u हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो दैट इज हाफ के, इसको मान लो x2, तो ये हो गया x2 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग जो होती है वो यही होता है फॉर्मूला भाई, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया। देखिए फिर से, के फाइनल प्लस यू फाइनल इक्वल्स टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, ठीक है। अब यहां से सारी वैल्यू अगर आप निकाल लो तो हमें निकालना है भाई वेलोसिटी v का फॉर्मूला। तो हमें v कैसे मिलेगा जरा वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो अब v चाहिए तो आपको क्या करोगे भाई, ये वाले टर्म को आप हाफ mv स्क्वायर यहीं पे रहने दो, हाफ
एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया आपका हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स वन स्क्वायर, ठीक है, हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स वन स्क्वायर। देखिए यहां से आप कॉमन ले सकते हो, हाफ के कॉमन लिया, हमें मिल गया एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, और यहां पे मिला आपको क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए हाफ से हाफ आपका कैंसिल हो गया, यानी आपको वी स्क्वायर जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा के एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। भाई बोलो समझ में आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है भाई, ठीक है। अच्छा के की वैल्यू में नहीं पता है, x2 जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है 2 मीटर का, तो 2 का स्क्वायर करेंगे आपको मिलेगा 4, माइनस जो x1 डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर का, आप स्क्वायर करोगे आपको मिलेगा 1, डिवाइड जो आपका मास है, मास m जो है वो 2 kg क्वेश्चन में दिया गया है, तो हो गया डिवाइड बाई 2। तो हमें मिलेगा क्या कि v स्क्वायर इक्वल्स टू 3k बाई 2, और यू कैन से v इज इक्वल्स टू रूट ओवर 3k बाई 2। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक जब वो ब्लॉक पॉइंट ए पे आपका पहुंच जाएगा, ठीक है। होप क्लियर है भाई ये चीजें, ठीक है। बोलो हाँ, बोलते चलो, आगे बढ़ते चलो, कमेंट करते चलो। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कितने क्वेश्चंस कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल क्या है और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ओके नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एकदम ध्यान समझते चलिए, ठीक है, और क्वेश्चंस बाकी के ट्राई करते चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमें क्या, कि अ ब्लॉक ऑफ मास m is dropped from height h above the ground, find out the speed of the block when it reaches the ground। एकदम इजी है, अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम से करना चाहो तो ये और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहां पे ब्लॉक था, ये ग्राउंड था, ग्राउंड से हाइट h पे था, जो हाइट है h, ठीक है, और इसका जो मास था वो m था, ठीक है। अब सपोज करिए यहां पे दिस इज पोजीशन A, दिस इज पोजीशन B, ये A जो है वो इसकी इनिशियल पोजीशन है और B जो है इसकी फाइनल पोजीशन। इसको करने का दूसरा तरीका भी है, ठीक है, लेकिन हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े तो वो भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, तो हम यहां पे कर देते हैं। हमें पता है भाई क्या कि K फाइनल प्लस K इनिशियल इक्वल्स टू K फाइनल प्लस U फाइनल, एक मिनट फिर से गड़बड़ हो रहा है, देखो K फाइनल प्लस U फाइनल इक्वल्स टू K इनिशियल प्लस U इनिशियल। ये फॉर्मूला लगता है आपका, फाइनल आपका यहां पे पहुंच रहा है, बात समझिएगा जरा, ठीक है। K फाइनल प्लस U फाइनल, तो अब देखिए जो फाइनली यहां पे पहुंचेगा तो भाई पहुंचने के जस्ट पहले जो उसकी वेलोसिटी थी मान लो वो थी v, तो K फाइनल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाफ m v स्क्वायर, और जब यहां पे पहुंचेगा तो भाई ग्राउंड पे जब पहुंच गया तो हाइट 0 हो गई है कि नहीं भाई, ये रेफरेंस पॉइंट था ना, तो हाइट 0 हो गई, तो U फाइनल जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 0। K इनिशियल, बात समझिएगा, K इनिशियल तो जो इनिशियली जो पॉइंट A पे ऑब्जेक्ट थी तो वो तो एट रेस्ट थी, तो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर तो थी ही नहीं, तो ये हो गया 0, प्लस जो U इनिशियल है वो हो जाएगा आपका क्या, mgh बराबर। अब देखो यहां से m कैंसिल, हमें मिलेगा v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का यहां पे मल्टीप्लाई कर दोगे आपको मिलेगा 2gh, यानी आपको v मिल जाएगा दैट इज रूट ओवर 2gh। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करके हमने वेलोसिटी v निकाल लिया, ठीक है। अच्छा चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। होप भाई समझ में आ रहा है आपको, कमेंट करके बताते चलिएगा। देखिए बहुत सही क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम ध्यान से इसको समझेंगे, आराम से इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, वन एंड ऑफ द स्प्रिंग ऑफ अ लाइट स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ d, नेचुरल लेंथ उसका d है, मतलब अनस्ट्रेच्ड लेंथ जो है वो d है, ठीक है, ओके, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k इज फिक्स्ड ऑन अ रिजिड वॉल एंड द अदर एंड, देखो एक एंड तो यहां पे फिक्स्ड है, सही है, and other end is attached to a smooth ring of mass m, ठीक है, एक स्मूथ रिंग यहां पे लगी हुई है जिसका मास m है, इस रिंग का मास m है, which can slide without friction, और फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, F फ्रिक्शनल जो है वो यहां पे नहीं है, ओके, इसको स्लाइड कर सकता है इस पे on a vertical rod fixed at a distance d from the wall, जो वॉल से इसकी रॉड की डिस्टेंस है वो देखो d, दो चीजें हैं,
स्प्रिंग की जो डिस्टेंस है, स्प्रिंग का जो लेंथ है नेचुरल लेंथ दैट इज d, और वॉल से जो इस रॉड की डिस्टेंस है दैट इज d। मतलब अगर आपकी स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाए, अगर आपकी स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाए तो वो अनस्ट्रेच्ड रहेगी। ये एकदम बात क्लियर है। इनिशियली आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। इनिशियल स्प्रिंग मेक्स एन एंगल 37 डिग्री with the horizontal as shown in the figure when the system is released from rest, यानी पॉइंट ए जो था वो इसका इनिशियल स्टेट था, जो पॉइंट बी होगा वो उसका फाइनल स्टेट होगा। बात समझिएगा, when the system is released from rest find the speed of the spring when spring becomes horizontal। देखिए जब आपका स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगा यानी पोजीशन बी पे पहुंचेगा तो जब स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड रहेगी। रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की एल है और डिस्टेंस जो है वॉल और रॉड का वो भी एल है। ये इतना कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेंगे, हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा। यानी टोटल एनर्जी यानी के, क्या के, यहां पे पॉइंट कर लो, के इसको हम कहते हैं इनिशियल। सो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो भाई जो फोर्सेस लग रहे हैं यहां पे वो चीजों की बात होगी। इनिशियली यहां पे पॉइंट पे था, ठीक है, तो इस पे कौन कौन सा भाई, तो जो काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी के तो जीरो हो गया, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गया, ये एकदम सही है बराबर, क्योंकि मूव नहीं कर रहा था। अब यू इनिशियल, तो भाई देखो यहाँ पे कौन कौन से, जब पॉइंट ए पे रहेगा एट रेस्ट तो कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी आपकी mgh। बोलो कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। और भाई दूसरा एक और फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग की वजह से जो आपका लगेगा वो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, तो उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2 हाफ के। सपोज y जो स्प्रिंग में एलोंगेशन है, सपोज वो y है, समझिएगा जरा मेरी बात। तो जो y की, तो ये हो गया आपका के वाई स्क्वायर। y हम कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं। जो एलोंगेशन, y इज नथिंग बट द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, y इज नथिंग बट द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। अब हम बात करेंगे के फाइनल की। तो भाई जब के फाइनल यहां पे ऑब्जेक्ट पहुंचेगी तो भाई इसके पास जो वेलोसिटी होगी इसकी वो हो जाएगी आपकी क्या, हाफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, वो हो गया हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर। और जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी ड्यू टू ग्रेविटी वो तो हो जाएगी जीरो, एकदम सही है। और क्योंकि स्प्रिंग अब अनस्ट्रेच्ड है, स्प्रिंग में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो भाई जो आपका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स वो भी हो जाएगा जीरो। तो हमें ये रेशियो मिल गया कि mgh इक्वल्स टू हाफ के वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। हमें v स्क्वायर ही तो फाइंड आउट करना है। तो ये तो चीज हो गया, देखो आपका पहले तो mgh प्लस हाफ के, अब देखो y की बातें करनी पड़ेंगी, y इज द एलोंगेशन। तो अब बात जब जरा समझना, नेचुरल लेंथ जो था वो d था, और जो आपका यहां पे जो लेंथ है स्ट्रिंग जब स्ट्रेच हो गई तो वो हो गया l। जो एलोंगेशन y हुआ वो क्या हो जाएगा आपका l माइनस डी हो जाएगा। जो एलोंगेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका एलोंगेशन y, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या, l माइनस डी। अब हम भाई l और d की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले तो, तब तो हमें y मिलेगा। अब l की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखिए ये एंगल 37 है, ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइपो। तो अब अगर आप बेस बाई हाइपो कर दो, यानी अब क्या निकाल लो, और h की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको, ठीक है। तो अगर आप एक बार sin 37 लगा लो, एक बार cos 37 लगा लो, दोनों वैल्यू निकल जाएंगी फटाक से हमको, ठीक है। ओके, तो अब हम निकाल लेते हैं पहले तो sin 37। बात समझिएगा जरा, जब sin 37 आप अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अपोजिट दैट इज h बाई हाइपो दैट इज l। हमें वैल्यू मिल गई h की, हमें वैल्यू मिल गई किसकी, h की। यहां से h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, l sin 37 डिग्री, एकदम सही है। और sin 37 का वैल्यू में पता है दैट इज 3/5, क्वेश्चन में दिया है ना, ये देखो यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, 3l/5। हमें h की वैल्यू मिल गई यहां से जब हमने साइन अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब बात कर लेंगे हम लोग क्या, cos 37 की। अगर आप cos 37 अप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, cos 37 इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो दैट इज d/l, दैट इज d/l, ठीक है। तो
तो हमें यहां से वैल्यू मिल जाएगी cos 37 इज नथिंग बट 4/5 तो हमें मिलेगा 4/5 इक्वल्स टू d/l। तो यहां से हम निकाल लेंगे किसकी वैल्यू, l की वैल्यू। तो l क्या हो जाएगा आपका 5d/4 तो हमें y मिलेगा। y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा l इज नथिंग बट 5d/4 माइनस d। बात समझिएगा जरा, तो 4d हो गया, यानी अब सिंप्लीफाई कर दोगे इसको तो 5d माइनस 4d दैट इज d/4। तो हमें y का वैल्यू मिल गया क्या, d/4। ठीक है, और h की वैल्यू है हमारे पास 3l बाई क्या है 3l/4। ठीक है, अब यहां पे l की वैल्यू भी हम यहां से निकाल सकते हैं, l हमारा 5d/4 है तो हमें h भी मिल जाएगा फिर से अच्छे से। चलो सारी वैल्यूज पुट करते हैं यहां पे। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए अगर आप पुट करोगे तो जहां पे y है वहां पे हम लिखेंगे d/4। क्या लिखेंगे, d/4। तो ये हो गया d/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ mv²। और h को भी इन टर्म्स ऑफ, h को भी हम इन टर्म्स ऑफ क्या लिख देंगे, d लिख देंगे। तो देखो h की वैल्यू आपको मिली हुई है, h इज 3l/4। तो देखो ये हो जाएगा आपका mg, h के प्लेस पे हम लिखेंगे 3l/5। क्या आएगा 3l/5 प्लस हाफ के d का स्क्वायर हो गया d स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 इक्वल्स टू हाफ mv²। सही है यहां तक। अब देखिए भाई L का वैल्यू पुट कर दो, हमें L की वैल्यू पता है दैट इज 5d/4। तो जहां पे L है वहां पे हम लिख देंगे 5d/4। तो ये mg हो गया, ये हो गया 3, L के प्लेस पे लिखा जाएगा 5d/4 और डिवाइड बाई 5 तो है ही मेरे पास, ये हो गया प्लस हाफ के d²/16 इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है, देखिए ये 5 और ये 5 हो गया हमारा कैंसल, तो हमें मिलेगा यहाँ पे क्या 3mg/d/4। हमें मिल जाएगा यहाँ पे 3mg/d/4 प्लस के d²/16 इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 2 से कैंसिल कर दोगे इसको, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका 2, ये कैंसिल हो गया आपका बन जाएगा 8। ठीक है, और इस m को यहाँ पे लाके, ये हमारा 2 से कैंसिल हुआ ये, तो m को यहाँ पे लाके डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे m कैंसिल आपको मिल जाएगा क्या 3g। देखो m यहाँ पे आके डिवाइड होगा इससे ना, तो आपको मिल जाएगा क्या, तो अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली मैं v² की वैल्यू लिखना शुरू करता हूँ। देखो यहाँ पे लिख लो, चलो यार यहाँ पे जगह नहीं है अपने पास, v²। मैं डायरेक्टली v² की वैल्यू लिखना शुरू करता हूँ, जो m का डिवाइड होगा इसमें, तो यहाँ से m कैंसिल आपको मिलेगा 3gd और फिर बाई 2। ठीक है, 3gd/2। ठीक है, थ्री जी d/2। उसके बाद इसको m से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा kd²/8m, kd²/8m। ये आपको मिल जाएगा क्या, प्लस kd²/8m। ठीक है, अच्छा v² है, ये v निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, इसको रूट के अंदर डाल दोगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन भाई। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप पूछ सकते हो कमेंट करके। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से सुनिए, समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। आपका देखिए यहाँ पे बहुत सही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर यहाँ पे स्प्रिंग रहेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो रहेगी, प्लस स्प्रिंग की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी ही आएगी। अगर इस पॉइंट बी पे पहुंचने के बाद स्प्रिंग स्ट्रेच्ड रहती तो फिर से जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाती, लेकिन स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कुछ न कुछ रहती। तो भाई ये कॉन्सेप्ट जो है आपको एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जरा समझिएगा और ध्यान से इस चीज को पढ़िएगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा गया, देखिए यहां पे जो आपका था ये ब्लॉक था, एक्चुअली यहां पे ना एक ब्लॉक था। चलिए देखते क्वेश्चन। The block shown in the figure is released from rest and initially the spring is at its natural strength. Write down the energy conservation equation when the spring is compressed by L1. When the spring is compressed by L1. जब स्प्रिंग कंप्रेस होती है L1 से, तो अच्छा हमें फाइंड आउट करना है क्या कि भाई इसका इक्वेशन लिख लेना है। चलिए कुछ नहीं है, इसका FBD अच्छा सा ड्रॉ कर लेते हैं भाई। देखो एक FBD ड्रॉ करेंगे हम लोग। आपको स्प्रिंग का जो इनिशियल
पोजीशन है वो आपको पता है। देखिए ये मान लेते हैं ये आपका L है, दिस इज L, यस दिस इज L। तो इनिशियल पोजीशन मान लो ये थी, इनिशियल पोजीशन मान लो ये थी, और पहले जो मास था आपका वो यहां पे था, ठीक है। एक ये मास m है जिसकी इनिशियल स्प्रिंग, और ये आपकी स्प्रिंग है। स्प्रिंग से मास अटैच्ड नहीं है, ये बात समझिएगा जरा, स्प्रिंग से मास अटैच नहीं, स्प्रिंग यहां पे अटैच्ड है, ठीक है। चलिए ये लेंथ आपकी L थी। अब ये स्प्रिंग क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। कंप्रेस हो गई मतलब मान लेते हैं स्प्रिंग आपकी यहां पे आ गई, तो ये जो कंप्रेशन था वो था आपका L1। ये कंप्रेशन जो था वो कितना था आपका L1 था, ठीक है। तो आप यहां पे क्या आ जाएगा आपका मास, जो यहां पे स्लाइड करके जो मास ऊपर था ना वो स्लाइड करके यहां पे आ गया ना, ये मास आपका M यहां पे आ गया है। बात समझिएगा, फिर से देखते हैं। चलिए इस डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिर से बना लेंगे डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर से देखिए आप यहां पे देखिए, ये आपका हॉरिजॉन्टल से ये M था, ये इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी, जो स्प्रिंग थी वो कंप्रेस हो गई, यहाँ पे मास M आ गया, ये L1 है। इनिशियल जो लेंथ L थी, ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे थी तो इसका जो डिस्टेंस था वो था आपका कितना, L था। चलिए तो अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय L1 जो हुआ, तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लिखना है। चलिए कोई बात नहीं है, देखिए यहां से मान लीजिए ये एंगल जो बन रहा है हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड प्लेन का, दैट इज थीटा, दैट इज थीटा, ठीक है। तो अब बात समझना है कि भाई तो ये जो लेंथ हो जाएगी ये कितना हो जाएगा, इसकी बातें कर लेंगे। और यहां पे देखिए इस पे जो फोर्स ये लग रहा है, जो ऑब्जेक्ट यहां पे रहेगी, तो ये इनिशियल पोजीशन थी इसकी, तो अब इनिशियल पोजीशन में यहां से यहां तक आ रही है, तो ये रेफरेंस पॉइंट हमारा हो गया। तो हमें वही फाइंड आउट करना है भाई, ये इनिशियल पोजीशन I है, ये यहां पे ये फाइनल पोजीशन F है, तो कौन कौन से फोर्सेस यहां पे लग रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक आपका ट्रायंगल बना हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इक्वेशन लिखना है तो इनिशियल फाइनल का आपका पूरा भाई सब कुछ आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक ट्रायंगल देखो जरा, ये ध्यान से देखो, ये आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये एंगल आपका थीटा है, और यहाँ पे जो L लेंथ है वो है L प्लस L1, ये पूरी लेंथ यहाँ की बातें हो रही है, ये वाला ट्रायंगल मैंने बना के लिया आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, L प्लस L1। अगर आप, और ये मान लो दिस इज पॉइंट A, ये मान लो पॉइंट B, और ये मान लो पॉइंट O। हमें अगर A हो, क्योंकि अब देखो फाइनल पोजीशन इसकी यहाँ पे है, इनिशियल पोजीशन यहाँ पे A पे है, यानी A से जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है A टू O, ये हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल डायरेक्शन की डिस्टेंस है वो चेंज हुई है, यानी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो कितनी चेंज हुई उसके लिए हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले थी कितनी, तो हमें OA का लेंथ निकालना पड़ेगा। तो ये आपका मान लो हो गया B, ये हो गया आपका O, ये हो गया आपका A। बात जरा समझिएगा, अगर आप OA निकालना तो आप अप्लाई कर दो साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA डिवाइडेड बाई AB। तो आपको यहां से मिल जाएगा OA का वैल्यू, OA इज नथिंग बट AB साइन थीटा। AB है आपका क्या, L प्लस L1, इसके बाद हम लिख देंगे साइन थीटा। तो हमें OA का वैल्यू जो हाइट ये मिल गया आपको L प्लस L1 साइन थीटा। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, बोलो हाँ बराबर। अच्छा अब यहां पे भाई जब ये मास था तो इसके अंदर जो एनर्जी आएगी, देखिए दोनों पॉइंट की हम बातें कर लेते हैं। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट O है, ये इनिशियल पोजीशन है आपकी, ये फाइनल पोजीशन है आपकी। तो इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी UG होगी वो होगी खाली आपकी क्या, mgh, और हाइट जो है mgh बोले तो हाइट कितनी है OA, तो ये कितनी है L प्लस L1 साइन थीटा। और स्प्रिंग पे फोर्स तो लग नहीं रहा, तो स्प्रिंग फोर्स हो गया आपका 0, और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वो एट रेस्ट था तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई आपकी 0 हो गई। अब बातें कर लेते हैं हम फाइनल वाले की। जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचेगी, ये स्प्रिंग को कंप्रेस कर रही है, स्प्रिंग को क्या कर रही है, कंप्रेस कर रही है, और हाइट जो रेफरेंस पॉइंट पे पहुंच गई, तो रेफरेंस पॉइंट पे जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा ड्यू टू ग्रेविटी वो तो हो जाएगा आपका 0। बोलो सही है बराबर। अच्छा अब जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा ड्यू टू स्प्रिंग, स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट इज यू ड्यू टू स्प्रिंग, वो हो जाएगा आपका हाफ kx² होता है, ये हो गया kx, यानी कितना कंप्रेस हुआ है तो L हुआ है, L1 हुआ है, तो हाफ के L1² हो जाएगा। और इसके अंदर क्योंकि मूव करके आया तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी हाफ mv², ठीक है। तो
अब आपको इक्वेशन लिखने कहा गया, तो सीधी सी बात है, इनिशियल जो एनर्जी थी, टोटल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी दैट वाज mg L प्लस L1 साइन थीटा इक्वल्स टू फाइनल कितनी थी टोटल, तो ये हो गया आपका हाफ के L1 स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। बस ये हो गया आपका इक्वेशन। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन आपका आपने ये लिख दिया। ठीक है भाई, क्लियर है एकदम? कमेंट करते चलिएगा, हमको बताते चलिएगा। ओके, बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। अब फ्रिक्शन यहाँ पे है, when only one non conservative force is included। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है भाई इस पे, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स आपका क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, चलिए बातें करते हैं। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक एज शोन इन द फिगर इफ इनिशियल स्पीड ऑफ द ब्लॉक is v and mu is the coefficient of friction between the surface of the block and the ground। कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं भाई ये ब्लॉक है, इसकी इनिशियल स्पीड v दी गई थी। ठीक है, अब जैसे ही इनिशियल स्पीड ये थी, तो भाई ऐसा तो नहीं है कि इसमें क्योंकि आपको दिखाया गया है भाई, आप कोई फोर्स अप्लाई तो कर नहीं रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई कर नहीं रहे हो। तो अब जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करेगी, तो आपको पता है इस ऑब्जेक्ट पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगना चालू हो जाएगा, म्यू एम जी, अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रेम के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना चालू हो जाएगा, म्यू एम जी। एकदम क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगी, क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली मोशन में रखना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगना नहीं रहा है, यानी किसी न किसी पोजीशन पे भाई वो जाके रुकेगी। तो ये मान लो ये इनिशियल पोजीशन थी, यहां पे आके रुक गई, तो ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन जो वेलोसिटी v हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो भाई वर्क एनर्जी, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो। तो अब इनिशियल पे जो एनर्जी है इसकी वो कौन कौन सी है? ठीक है, तो एक तो एनर्जी है दैट इज ड्यू टू वर्क डन बाय द स्प्रिंग, सॉरी वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, क्योंकि यहां फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो जो अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट देखो, फ्रिक्शनल फोर्स F यहां लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यहां पे है। तो जो वर्क डन होता है दैट इज, वही तो एनर्जी होती है ना, एनर्जी स्टोर्ड, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो फोर्स आपका कितना है? अच्छा, मान लेते हैं ये जो लेंथ चल के आया बंदा वो है L, यहां तक जो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क डन करेगा यहां पे, तो हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लगा आपका म्यू एम जी और डिस्प्लेसमेंट हुआ L। तो आप देख रहे हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए जो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज माइनस होगा। एकदम सही है। ओके, इसके अलावा इसके बाद क्या करने वाले हैं अपन? ठीक है, यहां पे देखिए, जब ये बंदा जाके यहां पे रुक गया, इसमें इसके अंदर कोई और एनर्जी है क्या? नहीं, बराबर। तो ये बातें हो रही है किसकी? ये इनिशियल की नहीं हो रही है ना भाई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहां पे हुआ, यानी फाइनल, ये फाइनल की बातें हो रही है। फाइनली जो वर्क डन यहां पे फाइनल की बातें हो रही हैं, और बाकी v0 हो गया, तो और कोई काइनेटिक एनर्जी बची नहीं। ठीक है, अब इनिशियली जब ये यहां पे था तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा था भाई? क्योंकि ये जो आपका काम कर रहा है वो L डिस्टेंस तक ट्रेवल करवाने का काम कर रहा है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो L यानी यहां पे लग रहा है। बात जरा समझना, पॉइंट इनिशियली म्यू एम जी तो लग रहा है, लेकिन ये अपोज नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये मोशन को अपोज करता है। बात समझिएगा जरा, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा वो कितने डिस्टेंस तक लगा? L डिस्टेंस तक अप्लाई हुआ। यानी जो मैं ये चीज लिख रहा हूं म्यू एम जी इंटू L, ये फाइनल के लिए है, क्योंकि फाइनली यहां पे जाके फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट रुकती है। तो ये जो फोर्स लगा आपका वो कहां लगा? फाइनल पे लगा। इनिशियल तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स, जब इनिशियल की बात करोगे तो इनिशियली वेलोसिटी v तो थी, जब इसने आगे बढ़ना शुरू किया था तो फ्रिक्शनल फोर्स का पिक्चर में आया होगा। तो इनिशियली जो इसके अंदर जो एनर्जी थी दैट वाज काइनेटिक एनर्जी ओनली, जिसकी वैल्यू होती है हाफ एम वी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? फ्रिक्शनल फोर्स लगा, देखिए ये कंफ्यूजन होती है अपने को, क्योंकि इनिशियली यहां पे तो आपने सर एफबीडी में दिखाया है कि यहां पे म्यू एम जी लग रहा है, लेकिन कब लग रहा है? जो वेलोसिटी v यहां पे जा रही है, और कितने डिस्टेंस तक लग रहा है? हमें निकालना है वर्क डन ना भाई, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना डिस्टेंस तक लगा? तो यहां तक लगा। तो ये आपका हो गया फाइनल की बातें। फाइनली जो यहां पे वर्क डन आएगा तो उसकी बातें कर लेंगे। तो वो लगा आपका म्यू एम जी एल, और यहां पे लगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा
हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है क्या, म्यू, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है इफ ब्लॉक इज वी एंड म्यू द कोएफिशिएंट, ठीक है, देन म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्लॉक एंड द ग्राउंड। हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, भैया डिस्टेंस एल फाइंड आउट करना है, हमें डिस्टेंस क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस एल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस एल हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी आपकी, तो एल इक्वल्स टू हो गया हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू एम जी, ठीक है। ये डिस्टेंस ट्रेवल हो गया आपका, एम एम देखिए कैंसिल हो गया, एम एम आपका हो गया कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा एल कितना, हाफ म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू इनटू जी। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव साइन खाली आपने यहां पे क्यों लगाया था, क्योंकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट था वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में था। जब मैग्नीट्यूड की बात करो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो वो आपका हो जाएगा एल पॉजिटिव, इसलिए हमने पॉजिटिव ले लिया। जो आंसर आपका आ गया दैट इज हाफ वी स्क्वायर बाई म्यू जी हो गया। चीजें क्लियर है भाई, एकदम क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अ पार्टिकल, देखिए क्वेश्चन, a particle slides along a track with elevated ends and a flat, ठीक है, ends जो है उसके elevated हैं, okay, and a flat central part as shown in the figure। डायग्राम नहीं दिया, मैं आपको बना के देता हूं, ठीक है। डायग्राम कुछ इस तरह का है, जो ये एंड है वो एलिवेटेड है, ये फ्लैट है, फिर ये वाला एंड भी एलिवेटेड है, ठीक है, सही है। द फ्लैट पोर्शन बी सी, ये फ्लैट पोर्शन है, ये बी है और ये पोर्शन आपका सी है। द फ्लैट पोर्शन बी सी हैज अ लेंथ, बी सी का जो लेंथ दिया हुआ है, बी सी उसका जो लेंथ दिया हुआ है दैट इज 3 मीटर। बी सी का जो लेंथ है दैट इज 3 मीटर। द कर्व्ड पोर्शन ऑफ द ट्रैक आर फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन इज नॉट वर्किंग, फ्रिक्शन नहीं है यहां पे। For the flat part the coefficient of kinetic friction, flat part में है, for the flat part जो coefficient of kinetic friction का वो है mu k, क्या है वो, mu k, इसकी वैल्यू आपको दी है 0.20। वेरी गुड। The particle is released at a point A, ये point A है, यहां से आपने पार्टिकल को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, यहां से रिलीज किया, जिसकी हाइट जो है यहां से दैट इज 1.5 मीटर की है, इसकी हाइट जो है वो 1.5 मीटर की है। अबव द फ्लैट पार्ट ऑफ द ट्रैक वेयर डज द पार्टिकल फाइनली कम्स टू रेस्ट, तो फाइनली जो पार्टिकल है वो कहां पे आके रुकेगा। देखो ये जो डिस्टेंस दी गई है ये 3 मीटर है। क्वेश्चन तो अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम कैसे रुकेगा, कहां रुकेगा, ये फाइंड आउट आपको करना है। तो हम चेक करेंगे भाई पहले कि चलो यार इसके अंदर एनर्जी कितनी थी, ठीक है। तो अब बात जरा समझिएगा, पॉइंट ए पे है ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर भाई पॉइंट ए पे है, तो अब देखो इनिशियल है ना, इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, और जो फाइनली रुकेगा तो ये रेफरेंस पॉइंट होगा, जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 0। ये तो एकदम क्लियर है, वो तो एकदम क्लियर है, ठीक है, वो एकदम क्या है, क्लियर है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी क्योंकि स्टार्टिंग में भी यहां पे एट रेस्ट देखो पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि एट रेस्ट था वो, यहां पे आके रुक जा रहा है। ये एकदम बात क्लियर है, बराबर। अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी यानी टोटल जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी यानी लॉस, अगर आप बात करोगे कि लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, तो जो आपका फाइनल था आपका 0 हुआ, इनिशियली ये mgh था, mgh से क्या हुआ, 0 हुआ ना, तो जो मैकेनिकल एनर्जी में लॉस हुआ दैट इज mgh। तो ये लूज कहां हुआ, जो एनर्जी का लॉस हुआ वो हुआ कहां, देखो AB तो आपका फ्रिक्शनलेस है, तो यहां पे तो लॉस होना नहीं है ड्यू टू द फ्रिक्शन। हाँ भाई, B और C यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, तो भाई जो मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हुआ
लॉस इन एनर्जी is equals to the work done against the friction, that is work done against friction. ठीक है, लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी आपके mgh और वर्क डन जो अगेंस्ट फ्रिक्शन हो जाएगा मान लेते हैं वो है म्यू mg और मान लेते हैं डिस्टेंस s तलक फ्रिक्शनल फोर्स लगा, डिस्टेंस s तलक आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगा मान लेते हैं, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये होता है ना भाई, फोर्स लगा आपका म्यू mg और जो डिस्प्लेसमेंट था मान लेते हैं वो s था। तो यहां पे जरा चेक करिएगा, m हो गया कैंसिल, तो हम डिस्प्लेसमेंट s निकाल सकते हैं यहां से भाई कितना देर दूर तक फ्रिक्शन लगा, तो s, अच्छा यहां पे g भी कैंसिल हो गया, अच्छा तो ये हो जाएगा आपका क्या h बाई म्यू, h है आपका 1.5 डिवाइड बाई म्यू है आपका कितना 0.2 ऑप्शन में दिया है, आंसर आपका कितना आ गया, दैट इज 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। अब ये बात समझिए, क्योंकि ये जो हमारा प्लेन है दैट दे आर कर्व्ड, दे आर एलिवेटेड, तो ऑब्जेक्ट जो है यहां पर रेस्ट तो करने वाली नहीं है, तो ऑब्जेक्ट पहले बी, जैसे बी पे आएगा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो 7.5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकती है, बात समझिए, तो पहले बी से जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, फिर सी पे पहुंचेगी, ऊपर चढ़ेगी, लेकिन फिर स्लाइड करके नीचे की तरफ आएगी, तो पहले आगे से देखो बी से सी गई, बात समझना, बी से सी गई कितना 3 मीटर, ऊपर चढ़ेगी, लेकिन फिर कैसे क्या हो जाएगा, जो एनर्जी है उसकी वो जीरो की कुछ हाइट पे जाएगी, फिर स्लाइड करके नीचे की तरफ आएगी, स्लाइड जब वो नीचे की तरफ करेगी तो क्योंकि जो स्लाइड जो आपके एलिवेटेड है, एलिवेटर्स है, जो एलिवेटेड पार्ट है उसमें फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो फ्रिक्शनल वर्क डन यहां पे तो होना नहीं है, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इन एलिवेटेड पार्ट तो जीरो होना है, फिर ऑब्जेक्ट बी पे आएगी, सी पे आएगी, फिर सी से वापस मूव करना शुरू करेगी बी तलक, यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, फिर से 3 मीटर चलेगी, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 6 मीटर, हमें चलाना कितना है, वो कह रहा है भाई 7.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगी, फिर ये बी से ऊपर वाले पार्ट में जाएगी, फिर स्लाइड करके नीचे आएगी और फिर बी से सी की तरफ जाना शुरू करेगी और 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है दैट इज 7.5 मीटर का है, तो 3 + 3 + 1.5 कितना आ गया आपका आंसर, 7.5 आया कि नहीं डिस्प्लेसमेंट, यानी जो रुकेगी ऑब्जेक्ट वो कहां रुक जाएगी, ए और बी के मिड पॉइंट पे आके ऑब्जेक्ट रुक जाएगी। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन हमारा भाई हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस चीज को समझिए। हां, अगर यहीं पे आपको दिया होता कि जो एलिवेटेड पार्ट है इसके अंदर फ्रिक्शन, इसके अंदर भी फ्रिक्शन है, तब क्वेश्चन जो होता वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 0.5 kg block slides from the point A on a horizontal track with an initial horizontal track है, उस पे स्लाइड करता है, जिसकी इनिशियल जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, टूवर्ड्स अ वेटलेस हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, एक स्प्रिंग की तरफ जिसका लेंथ जो है वो 1 मीटर का है, एंड फोर्स कांस्टेंट K जो दिया है दैट इज 2 न्यूटन पर मीटर। द पार्ट AB ऑफ द ट्रैक इज फ्रिक्शनलेस and the part BC has the coefficient of static and kinetic friction that is 0.22 and 0.20 if the distance AB and BD are 2 meter and 2.14 meter, AB का distance दिया हुआ है, BD का distance दिया है 2 meter 2.14 meter respectively, then find the total distance through which, हमें निकालना है total distance through which the block moves बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, रेस्ट में आने के पहले, बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, रुकने से पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमें ये फाइंड आउट करना है। देखिए भाई, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ है, डायग्राम में आपको बना के बता देता हूं। ठीक है, ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल है, यहां पे देखो इनिशियली एक ब्लॉक ए यहां पे था, इस पोजीशन पे था, देखिए ए से बी ये फ्रिक्शनलेस है, फिर B से जो आपका पार्ट है C, मान लो यहां तक, इसमें फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन भी लग रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शन भी लग रहा है। ठीक है, और यहां पे मान लेते हैं कि D पे, यहां पे एक स्प्रिंग लगाया गया, इस पार्ट पे एक D है, इस पे एक स्प्रिंग लगाया गया है। ठीक है, क्या लगाया गया, यहां पे ब्लॉक है वो कनेक्टेड है स्प्रिंग से। क्वेश्चन समझ लीजिएगा, पॉइंट A देखो, 0.5 kg ब्लॉक स्लाइड्स फ्रॉम पॉइंट A टू अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक विद एन इनिशियल स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जिसकी इनिशियल स्पीड थी वो कितनी थी, 3 मीटर पर सेकेंड, टुवर्ड्स अ वेटलेस हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर।
ये स्प्रिंग का जो लेंथ है दैट इज 1 मीटर, बात समझिएगा। ओके, फोर्स कांस्टेंट भी दिया हुआ है। द पार्ट ए बी इज फ्रिक्शनलेस, पार्ट बी सी का फ्रिक्शन आपको दिया है, ठीक है। ओके, डिस्टेंस ए बी और बी डी, ए बी का जो डिस्टेंस है वो 2 है, बी डी का है 2.14, ठीक है। रेस्पेक्टिवली फाइंड द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ब्लॉक मूव बिफोर इट कम्स टू रेस्ट कंप्लीटली। तो मान लेते भाई, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो जो ट्रैक ए बी है, अगर बात करो आप ट्रैक ए बी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ट्रैक ए बी इसमें फ्रिक्शन नहीं है, ये आपका फ्रिक्शनलेस है। जो ट्रैक ए बी है आपका वो क्या है, फ्रिक्शनलेस है। तो इसका मतलब हो गया जो ब्लॉक है ए से बी तक वो मूव करेगा तो इसके अंदर कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो ए से बी तक मूव करने में जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी ए से बी तक, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ हो गया एम वी स्क्वायर, तो आपको मिलेगा हाफ, एम का वैल्यू आपको पता है दैट इज 0.5 और इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो थी 3 मीटर पर सेकंड, तो 3 का स्क्वायर। आंसर आपका आ गया 0.5 इंटू 9 दैट इज 4.5 डिवाइडेड बाई 2, आपको मिल जाएगा 2.25 जूल। तो जैसे वो ए से बी तक पहुंचेगा भाई, कोई भी यहां पे एनर्जी का लॉस नहीं होगा क्योंकि ए से बी तक फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, बराबर। अब देखो बी से डी तक फ्रिक्शन है आपका, तो अब यहां पे जो वर्क डन होगा वो अगेंस्ट द फ्रिक्शन होगा। अब अगर मैं पाथ बी डी की बात करूं, ध्यान से समझिएगा, तो बी से डी तक फ्रिक्शन है, तो जो वर्क डन है अगेंस्ट द फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन वो कितना हो जाएगा, दैट इज म्यू, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी तो यहां पे होगा म्यू के एम जी एस। ये बोलो तो ये वर्क डन निकाल रहे हैं, यानी देखो ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, दैट इज म्यू के एम जी इंटू एस इन पार्ट बी डी। तो म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। देखो यहां पे कहां दिया है, हाँ देखो स्टैटिक और काइनेटिक, काइनेटिक है आपका 0.20, काइनेटिक कितना है आपका 0.20, तो ये आपको हो गया क्या 0.20, एम आपको दिया हुआ है दैट इज 0.5, जी की वैल्यू हमको कहा है भाई 10 ले लो, इंटू एस हमें नहीं पता है, एस में पता है, हाँ बी से डी तक 2.14, यस एस पता है हमें, दैट इज 2.14, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आ गया दैट इज 2.14, ठीक है। क्या आ गया आंसर आपका 2.14 जूल का काम हुआ, चेक कर लो मल्टीप्लाई करके भाई, ठीक है। ये हो गया आपका 2.14 का वर्क डन, यहां तक क्लियर है, 2.14 जूल वर्क डन हुआ, ठीक है। ये हो गया वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, तो ये फ्रिक्शन भाई अपोज करेगा ना, तो जो ये एनर्जी आपकी थी उसमें से इतना कर दोगे माइनस, ठीक है। तो अब एट डी काइनेटिक एनर्जी कितनी बची इसकी, काइनेटिक एनर्जी बची कितनी, पहले था तो आपका 2.25, उसमें से 2.14 कर दो माइनस, क्योंकि दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ये आपका आंसर आ गया 0.11 जूल। बात समझिएगा, जब पॉइंट डी पे ऑब्जेक्ट पहुंची तो उसके अंदर एनर्जी कितनी थी, 0.11 जूल की थी, ये बात समझ में आ रही है। अब मान लेते हैं इसके बाद स्प्रिंग जो थी वो डिस्टेंस x कंप्रेस हुई, लेट स्प्रिंग, क्योंकि एनर्जी बची है तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग कंप्रेसेस अ डिस्टेंस x, ठीक है, स्प्रिंग कंप्रेसेस अ डिस्टेंस x। तो जो एनर्जी इसकी बची हुई थी भाई, जो एनर्जी बची हुई थी दैट इज 0.11 जूल, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, जो एनर्जी है वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, एंड किसमें यूज हो जाएगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा और फ्रिक्शनल फोर्स भी इधर लगेगा, तो ये जो एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी वो एफ ऑफ स्प्रिंग फोर्स में, यानी वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स एंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, इसमें आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स होता है आपका हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब क्या आएगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पे भाई, प्लस के आपका क्या है
स्प्रिंग कांस्टेंट है, सॉरी, और वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, अब ये हो जाएगा वर्क डन दैट इज म्यू एस एम जी इंटू कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। बात समझते चलिएगा भाई, क्वेश्चन को एकदम क्लियर करते चलिएगा। देखिए आप फिर से समझिएगा, जब ऑब्जेक्ट ए से बी तलक, बात समझिए, ए से बी तलक क्योंकि फ्रिक्शन लेस था, ए से बी कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा था, तो यहां पे कोई भी लॉस नहीं होगा ए से बी तलक चलने में। तो ए से बी तक जब वो बी पे पहुंचेगा उसके अंदर एनर्जी कितनी थी, 2.25 थी। लेकिन बी से डी तक फ्रिक्शन लग रहा है आपका, बी से डी तक क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस होगा। तो एनर्जी का लॉस कितना निकला, हमने 2.14 जूल निकाल लिया। तो जो ऑब्जेक्ट डी पे पहुंचेगी तो उसके अंदर एनर्जी कितनी बच जाएगी, 0.1 जूल बच जाएगी। भाई जैसे डी पे पहुंचेगी, बात जरा समझिएगा, जैसे वो डी पे पहुंचेगा आपको यहाँ पे स्प्रिंग से, ये ब्लॉक ए जो है वो स्प्रिंग के कांटेक्ट में आएगा, तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, तो स्प्रिंग फोर्स इस ऑब्जेक्ट ए पे लगेगा इस डायरेक्शन में। सिमिलरली इस पे फ्रिक्शनल फोर्स भी लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जो इसके अंदर एनर्जी बचेगी तो कहीं ना कहीं आगे मान लो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करके वो रुक जा रही है, तो जो रुक जाएगी गई मतलब एनर्जी जीरो हो गई। तो ये एनर्जी जीरो जब यहां पे होगी तो यानी एनर्जी पहले कितनी थी डी पे 0.11 थी, अब एनर्जी कितनी हो गई आपकी, जीरो हो गई, यानी एनर्जी का लॉस हुआ। तो एनर्जी का लॉस कहां हुआ, टू डू वर्क अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स एंड टू डू वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट रुकी तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शनल फ्रिक्शन लगेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे म्यू एस इंटू एम जी रखा हुआ है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करोगे देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/2 के की वैल्यू में पता है दैट इज 2, और डिस्प्लेसमेंट हमारा मान लो हमने कहा है भाई एक्स स्क्वायर था, तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है आपकी 0.22 बराबर, तो ये हो गया 0.22। एम की वैल्यू है आपकी 0.5, जी की वैल्यू में लेनी है 10, और यहाँ पे आपका एक्स है ही, ये है आपका 0.11। देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा दैट इज 0.11 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 5, इसका मल्टीप्लाई 5 टू 11, 0.11 एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर 0.22 0.5 इंटू 10 करोगे तो ये आपका हो गया 5 टू द 10 0, 5 टू द 10 प्लस 1 11, तो 0.11 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 0.22 लग रहा है भाई, एक मिनट, स्टैटिक फ्रिक्शन आपका 0.22 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक क्यों लगेगा, यहाँ पे काइनेटिक लगेगा भाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर, अरे यार यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही थी, तो यहाँ पे आपका आएगा 0.2, सिंप्लीफाई कर दोगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 0.2 इंटू 0.5 इंटू 10 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स, आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 0.11 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर दोगे भाई, सिंप्लीफाई कर दोगे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे, इसको एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.1, ठीक है, हमें मिल गया 0.1। तो अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आ गया आपका 0.1 आ गया, ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया आपका वो कितना आ गया 0.1 डिस्टेंस। ये ट्रेवल करने के बाद जो है वो स्प्रिंग रुक जाएगी। इसके बाद ये तो हो गया भाई, यहां पे रुकेगी, लेकिन क्या ये रुकी रहेगी, आगे बात समझिए जरा, क्या ये स्प्रिंग यहीं पे रुकी रहेगी, नहीं। अब जैसे स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है तो स्प्रिंग क्या करेगा, इस पे एक फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर से ये ब्लॉक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, बराबर, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, बराबर। नाउ जो फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग एफ जो हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग एफ, वो कितना हो जाएगा आपका के एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा के एक्स हो जाएगा, क्योंकि जहां पे एक्स क्या है, कंप्रेशन है, कंप्रेशन कितना है आपका भाई 0.11, क्योंकि यही पहले स्प्रिंग यहां पे थी, 0.11 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद स्प्रिंग आपकी यहां पे आ गई है, तो के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज 2, जो डिस्टेंस कंप्रेशन है दैट इज 0.1, जो फोर्स लगेगा एफ वो लगेगा 0.2 न्यूटन का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बराबर। सो अब जैसे ही यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो भाई फ्रिक्शन भी तो आएगा पिक्चर में, फ्रिक्शन भी आएगा पिक्चर में, तो जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज, रुकी हुई थी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू लगेगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन अब क्योंकि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका हो जाएगा मान लो जिसको हम कहते हैं एफ एस, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, दैट इज कितनी हो जाएगी म्यू एस इंटू एम जी हो जाएगी, म्यू एस इंटू
mg हो जाएगी। बात जरा समझिएगा मेरी बात, क्योंकि अगर आपका स्प्रिंग फोर्स, सीधी चीज समझिए, आप जैसे ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच रही है, बात समझिएगा जरा, ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर रहेगी तो इस डायरेक्शन में आपका स्प्रिंग फोर्स लगेगा एफ ऑफ द स्प्रिंग, और ऑब्जेक्ट अगर इधर मूव करना चाहेगी तो इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा एफ ऑफ एस। तो अगर मूव कब करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, ये इस पे डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है तो मूव नहीं करेगी, लेकिन अगर स्टैटिक फ्रिक्शनल जो फोर्स कम है वो तो ऑब्जेक्ट मूव करेगी। तो भाई स्टैटिक फ्रिक्शन की हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो हो जाएगा म्यू एस इंटू एम जी। म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है आपको 0.22 इंटू एम इज 0.5 इंटू जी इज 10। सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, नियर अबाउट, सिंप्लीफाई करके 1.1 न्यूटन। कितनी आ गई भाई, 1.1 न्यूटन। यानी फ्रिक्शनल फोर्स क्या है आपका, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है, और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या है, कम है। इसका मतलब ब्लॉक मूव नहीं करेगा, बराबर है ना। मैंने कहा ना भाई, जो स्प्रिंग फोर्स है वो स्प्रिंग, जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा है, तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। यानी हमें निकालना है, सही समझ में आएगी बात नहीं, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अब हमें निकालना है। तो भाई डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, तो ए से बी तलक की डिस्टेंस, फिर बी से डी तलक की डिस्टेंस, और डी से यहां तलक की डिस्टेंस। तो भाई ए से बी की डिस्टेंस जो है वो है आपकी 2, प्लस बी से डी की डिस्टेंस है आपकी 2.14, और फिर डी से कंप्रेशन मान लो इसको ई कह देते हैं, डी से जो एक की तरह की डिस्टेंस है वो है आपकी 0.1। सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 4.24 मीटर। ठीक है, तो 4.24 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके जो आपका स्प्रिंग है रुकने के पहले इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर यहीं पे भाई अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होता तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता, फिर हमें वो कैलकुलेट करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अगर आपका स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया भाई, कम हो गया है, इसलिए ऑब्जेक्ट क्या हो गई, एट रेस्ट पे आ गई है। बात समझते चलिएगा भाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, और भाई कमेंट करते चलो, बताते चलो, दैट इज एम ए दिया है 4.0 kg एंड एम बी आपको दिया है आपका 4। ठीक है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, दोनों का मास जो है वो 4 kg है। ये भी आपका 4 kg और ये भी आपका है 4 kg, है ना। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल जो सिस्टम था वो एट रेस्ट पे था, एंड ब्लॉक बी इज फाउंड टू हैव अ स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड। रिलीज किया तो जो ब्लॉक बी है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 0.3 मीटर पर सेकेंड कहा गया है। आफ्टर इट हैज डिसेंडेड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और ऑब्जेक्ट चलते हुए जो बी था वो 1 मीटर पे आ गया। ठीक है, कितना आया डिस्टेंस ट्रेवल के, नीचे 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल, नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन एल्सवेयर। यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा है भाई खाली, तो यही फ्रिक्शन हमें निकालना है। जी की वैल्यू 10 लेनी है। मान लेते हैं सपोज जो जैसे ये नीचे आएगा भाई, तो ये जो स्ट्रिंग है मान लो इसको हम कहेंगे एक्स बी, वो एक्स बी नीचे आएगा, जितना डिस्टेंस ये नीचे आएगा स्ट्रिंग उतना डिस्टेंस ये भी नीचे आएगा, और ये जो है ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा। मान लो ये डिस्प्लेस होके एक्स ए डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, तो हम कहें कांस्टेंट मोशन में पढ़ा था, तो जो डिस्प्लेसमेंट एक्स ए का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2xb। और भाई बात जरा समझिएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स बी। तो अब जो वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए भी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बी। ये तो एकदम क्लियर है, बराबर। तो ए की वेलोसिटी हमें मिल गई, पहले तो हमें क्या मिल गई, ए की वेलोसिटी मिल गई। ए की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, दैट इज 2 इंटू बी की वेलोसिटी आपकी 0.3, ये आपका आ गया 0.6 मीटर पर सेकेंड। ए की वेलोसिटी हो गई 0.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम बातें कर लेंगे भाई कि जो टोटल इस पूरे सिस्टम की बात करेंगे, हम लोग पूरे सिस्टम की हमें बातें कर लेंगे, जो पूरा सिस्टम है ना। तो अब एक चीज आपको पता है, वर्क डन, ठीक है, द वर्क डन बाय द सिस्टम इज नथिंग बट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय जो सिस्टम हो रहा है, तो भाई ए आपका मूव कर रहा है आगे की तरफ, बराबर।
एक मूव कर रहा है आपका आगे की तरफ, तो आपका जो वर्क डन हो गया बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स आपका इधर लगेगा, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा आपका क्या, माइनस म्यू एम ऑफ ए जी, और मान लो जो डिस्प्लेसमेंट था वो था एस ऑफ ए। ये क्लियर है, इक्वल्स टू, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई और पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई, देखिए अब यहां पे हाइट डिक्रीज कर रही है, बात समझिएगा जरा, यहां पे हाइट क्या कर रही है, बी की हाइट डिक्रीज कर रही है, जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एम जी माइनस एम मास ऑफ द बी इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बी दैट इज, हम इसको मान लो कह देते हैं क्या, यहां पे हमने एस ए कहा, इसको आप एक्स ए भी कह सकते हो, यहां पे कह दो हम एस बी कह देते हैं। नेगेटिव क्यों, क्योंकि हाइट कम हो रही है भाई, हाइट कम हो रही है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रही है, और इसकी वजह से, और रेफरेंस पॉइंट आपका कहीं नीचे पे है भाई, यहां पे है रेफरेंस पॉइंट हमारा, ठीक है, दैट्स द रीजन हमने यहां पे माइनस लिया है, प्लस। ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी की बातें, और टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ए के पास भी होगा, काइनेटिक एनर्जी बी के पास भी होगा, तो जो ए का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा दैट इज हाफ एम ए वी ए स्क्वायर, और बी का जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा दैट इज हाफ एम बी वी बी स्क्वायर। भाई इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, बात समझिएगा जरा यहां पे, मैंने कहा था ना भाई, क्योंकि अगर आपका ये एक्स ए है, ये एक्स बी है, तो जो डिस्प्लेसमेंट यहां पे एक्स ए होगा वो डबल होगा, तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कह दोगे तो वो हो जाएगा 2 इंटू बी का डिस्प्लेसमेंट 1 आया था, याद आ रहा है, तो ये हो गया आपका 2 1 जा 2 मीटर, तो हमें यहां पे एस बी मिल गया, ठीक है, हमें क्या मिल गया, एस ए, सॉरी हमें एस ए मिल गया 2, हमें एस बी की वैल्यू पता है, वैल्यूज यहां पुट करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है क्या, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू में निकालनी है। चलिए वैल्यूज पुट करना शुरू कर देते हैं यहां पे, तो ये हो गया आपका क्या, माइनस म्यू, ए का जो मास है दैट इज 4, जी हमें लेना है 10, और डिस्प्लेसमेंट ए का जो आया है वो आया है 2, इक्वल्स टू माइनस बी का जो मास है दैट इज अगेन 4, जी की वैल्यू है आपकी 10, डिस्प्लेसमेंट जो बी का है वो है 1, प्लस हाफ ए का मास, ए का मास इज 4, ए की वेलोसिटी दैट इज 0.6, 0.6 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, 0.36, प्लस हाफ बी का मास इज 4 एंड बी की वेलोसिटी इज 3, बी की वेलोसिटी इज सॉरी 0.3 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, 0.3 का स्क्वायर दैट इज 0.9। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, कैंसिल करते हैं, यहां पे कट हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 2 जा, सही है, ये हो गया 2 1 जा 2 2 जा, इधर बच गया आपके पास 10 2 4 यानी 42 80 म्यू, यहां पे आपको मिल गया क्या, माइनस 80 म्यू इक्वल्स टू 4 इंटू 10, तो यहां पे हो गया आपके पास माइनस 40, बराबर माइनस 40 हो गया, बराबर, और क्या मिल जाएगा आपको, मास ऑफ बी, बी का मास भी 4 ही है ना, यस, बी का भी मास कितना है आपका 4 है, कुछ मिस कर रहा है भाई, -4 इंटू जी इंटू 1, 4 इंटू 10 इंटू 1, सही है, एम जी एच करेंगे ना, m इज 4 इंटू 10 इंटू 1, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा तो हो गया आपका -40 प्लस यहां पे आपका 2 इंटू 0.26, तो यहां पे हो गया आपका कितना 0.72, ठीक है, और प्लस यहां पे 0.9 इंटू 2 कर देंगे अपन, 0.9 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 0.9 इंटू 2 करेंगे तो दैट इज 0.18, ठीक है, ये वैल्यूज आपकी आ गई, 80 म्यू इक्वल्स टू -40 है ना, 80 म्यू इक्वल्स टू -40, सही है, प्लस 0.72 प्लस
सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है 8 म्यू कहाँ से है भाई 80 म्यू ना 80 म्यू तो हो गया आपका -80 म्यू इक्वल्स टू माइनस तो आप 40 में से इसको माइनस करोगे तो आपको हो जाएगा देखो यहाँ पे 40 मिला है और इसको दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 8 + 2 10 0 कैरी हुआ 1 7 + 8 + 1 9 यानी माइनस में आएगा आपका 0.9 माइनस में आएगा 0.9 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या माइनस में 39.1 माइनस में मिलेगा 39.1 माइनस माइनस हमने कर दिया कैंसिल हमें म्यू की वैल्यू मिल जाएगी 39.1 डिवाइडेड बाई 80 तो हमारी जो वैल्यू आ गई म्यू की दैट इज 0.8 से कट कर देंगे है ना 8 4 जा 32 8 4 जा 32 बजा 7 1 71 8 8 जा 64 0.48 हमें म्यू की वैल्यू कितनी मिल गई 0.48 ठीक है होप भाई चीजें आपको बहुत समझ में आई हैं ध्यान से चीजों को देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर रहेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं तो उसमें आप आंसर्स जो है फटाफट दे पाओगे ठीक है चलिए तब तक के लिए जय हिंद।